ये शाम का वक्त था। जंगल के बीचों बीच एक सुनसान सड़क पर जहां एक गाड़ी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। गाड़ी में रेडियो चालू था और उस पर न्यूज चल रही थी। न्यूज पर एक शख्स बता रहा था कि उसने आसमान में कोई बड़ी चीज को देखा है जो हवा में लटक रही थी और उससे तेज चकाचौंध करने वाली रोशनी निकल रही थी। गाड़ी चला रहा शख्स जिसका नाम एडम था, उसने रेडियो का स्टेशन बदल दिया। अगले स्टेशन पर एक धार्मिक प्रोग्राम चल रहा था जिसमें होस्ट भगवान पर हमेशा भरोसा रखने की बात कर रही थी। वो औरत बड़े जोश के साथ प्रार्थना कर रही थी कि हर मुश्किल में ईश्वर का सहारा लेना चाहिए, लेकिन एडम को ये बात पसंद नहीं आई और उसने वो स्टेशन भी बदल दिया। अगले स्टेशन पर एक न्यूज एंकर बता रही थी कि एक खूंखार कातिल ने 2 लड़कियों का कत्ल कर दिया है और वो मौके से फरार हो गया है। एडम ने ये सुनकर फिर से रेडियो का स्टेशन बदल दिया और आखिर में एक गाना बजा दिया। उसी सड़क पर थोड़ी ही दूरी पर एक लड़की जिसका नाम लीसा था अपनी जान देने के इरादे से सड़क पर लेटी हुई थी। उसने जैसे ही उस गाड़ी को अपने ओर आते देखा तो मौत का खौफ उसके दिल में समा गया। उस खौफ ने उसे अपना इरादा बदलने पर मजबूर कर दिया और वो सड़क से उठकर किनारे की ओर चली गई। एडम ने उसे अकेले सड़क पर देखा तो उसकी गाड़ी उसके पास आकर रुक गई। उसने लीसा को परेशान हालत में देखा और उसकी परेशानी का कारण पूछा, लेकिन उस वक्त लीसा को उस अनजान आदमी से बात करने का जरा भी मन नहीं था। उसने बस इतना कहा कि वो रास्ता भटक गई है और उसे किसी की मदद नहीं चाहिए। एडम ने उसे बताया कि ये इलाका बहुत सुनसान है और पास का शहर यहाँ से करीब 6 से 7 मील दूर है। उसने कहा कि अगर वो चाहे तो वो उसे शहर तक लिफ्ट दे सकता है, लेकिन लीसा ने फिर से उसे टालते हुए कहा कि उसे उसकी मदद की कोई जरूरत नहीं है, वो पैदल ही चली जाएगी। ये सुनकर एडम ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से जाने लगा, लेकिन तभी लीसा ने उसे आवाज देकर रोका। वो चुपके से बिना कुछ बोले उसकी गाड़ी में जाकर आगे की सीट पर बैठ गई। इसके बाद दोनों शहर की ओर निकल पड़े। कुछ देर बाद दोनों अपनी अपनी जगह पर चुपचाप बैठे रहे। गाड़ी में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन फिर एडम ने इस सन्नाटे को तोड़ने के लिए बातचीत शुरू की। उसने अपना परिचय देते हुए कहा उसका नाम एडम है और वो एक नाइट वॉचमैन है। उसने लीसा से भी उसका परिचय पूछा। लीसा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला कि उसका नाम लीसा है और वो एक बार में वेट्रेस का काम करती है। इसके बाद एडम ने पूछा, तुम इतने घने जंगल में इस सुनसान सड़क पर अकेले क्या कर रही हो? लीसा को उसका सवाल अच्छा नहीं लगा। उसने चिढ़ते हुए जवाब दिया, क्या तुम कोई पुलिस वाले हो जो मुझसे इतनी पूछताछ कर रहे हो? ये सुनकर एडम खामोश हो गया, लेकिन अगले ही पल लीसा को अपने इस रूखे बर्ताव पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने एडम से माफी मांगी और बताया कि आज उसकी बेटी का जन्मदिन था, लेकिन बदकिस्मती से वो अब इस दुनिया में नहीं रही। लीसा की ये बात सुनकर एडम ने पूछा, क्या इसी वजह से तुम सड़क के बीचों बीच लेटी हुई थी? क्या तुम मरना चाहती थी? लीसा ने जवाब दिया, मैं मरना नहीं चाहती, लेकिन बस एक बार अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। इस पर एडम ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मरने के बाद कोई दूसरी दुनिया होती होगी। हम सब अकेले ही इस दुनिया में आए हैं और अकेले ही चले जाएंगे। एडम की ये बात सुनकर लीसा को बहुत ठेस पहुंची। उसका दिल दुख से भर गया। वो नहीं चाहती थी कि इस बारे में वो कोई और बात करे, इसलिए उसने गाड़ी का रेडियो ऑन कर दिया। रेडियो पर फिर से न्यूज शुरू हो गई। न्यूज में बताया जा रहा था कि आज सुबह एक सीरियल किलर ने 2 लड़कियों का कत्ल कर दिया। पुलिस के पास उस कातिल की कोई तस्वीर तो नहीं थी, लेकिन उन्हें ये जानकारी मिली है कि वो एक गोरा आदमी है जिसके छोटे बाल हैं और दाहिनी हाथ पर एक क्रॉस का टैटू बना हुआ है। वो कातिल एक ट्रक चुराकर फरार हो गया था। ये खबर सुनते ही लीसा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने चुपके से एडम के दाहिने हाथ की ओर देखा और वहाँ क्रॉस का टैटू देखकर वो अंदर तक हिल गई। पुलिस जिस कातिल का हुलिया बता रही थी वो कोई और नहीं बल्कि एडम ही था। लीसा का दिमाग सुन्न पड़ गया। वो खुद को उस खूंखार कातिल से बचने के लिए कुछ सोच पाती उससे पहले ही एडम ने अचानक गाड़ी की ब्रेक जोर से दबा दी। लीसा का सिर गाड़ी के डैशबोर्ड से जा टकराया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब लीसा को होश आया तो उसने खुद को एक अजीब से चैम्बर में कैद पाया। ये चैम्बर चारों तरफ से लोहे की मजबूत दीवारों से बना था जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। लीसा घबरा गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो मदद की पुकार कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। उसने अपने हाथों से दीवार को पीटना शुरू किया ताकि कोई रास्ता निकल सके। तभी उसकी नजर अपने हाथ पर गई जहाँ एक चमकदार चीज बंधी हुई थी। उसने उसे खोलने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो उससे अलग नहीं हुआ। लीसा घबरा गई और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। वो मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। उसने अपने हाथों से दीवारों को पीटना शुरू किया ताकि कोई रास्ता निकल सके। तभी अचानक चैम्बर का दरवाजा खुल गया। दरवाजे की दूसरी ओर एक लंबी अंधेरी सुरंग थी जिसके आखिरी छोर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। लीसा को लगा कि शायद ये सुरंग उसे इस कैद से बाहर ले जाएगी। वो सुरंग बहुत संकरी यानी कि बहुत पतली थी, लेकिन लीसा ने हिम्मत जुटाई और उसमें घुस गई। वो रेंगते हुए आगे बढ़ रही थी।
तभी पीछे से चैम्बर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ये देखकर लीसा की सांसें रुक गई। उसी वक्त उसके हाथ में बंधी वो चमकदार चीज अचानक बजने लगी और उसमें 11 मिनट का काउंटडाउन शुरू हो गया। लीसा को अंदाजा हो गया कि इन 11 मिनट में कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वो और सावधानी से अपने हाथों और घुटनों के बल उस रोशनी की ओर बढ़ने लगी। तभी अचानक सुरंग का अगला दरवाजा भी बंद हो गया। ये देखकर लीसा और डर गई। वो अब और तेजी से आगे बढ़ने लगी। जब वो उस दरवाजे के पास पहुंची तो वो पूरी तरह बंद था, लेकिन तभी उसकी नजर एक दूसरी सुरंग पर पड़ी जो पहली वाली से भी ज्यादा संकरी यानी कि पतली थी। लीसा ने हिम्मत करके उसमें घुसने का फैसला किया। वो धीरे धीरे सरकते हुए उस सुरंग में आगे बढ़ी और एक दूसरी सुरंग में जा पहुंची जहां सिर्फ धुप अंधेरा था। उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो बिना रुके रेंगती रही। आखिरकार वो एक ऐसी जगह पहुंची जहां सुरंग के बीचों बीच एक प्लेटफॉर्म बना हुआ था। लीसा उस प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई और घुटनों के बल आगे बढ़ने लगे, लेकिन थोड़ा सा आगे जाने पर वो प्लेटफॉर्म अचानक ऊपर उठने लगा। अगर लीसा वक्त रहते बाहर नहीं निकल पाई तो प्लेटफॉर्म और ऊपर की छत से पिसकर वो मर जाएगी। डर के मारे लीसा ने अपनी पूरी ताकत लगाई और तेजी से आगे बढ़ी। वो उस प्लेटफॉर्म की छोर पर पहुंची और उसे पकड़कर बाहर निकलने में कामयाब हो गई, लेकिन बाहर निकलते ही वो एक और सुरंग में जा गिरी। तभी उसकी घड़ी में अलार्म बजा। वो बता रहा था कि आधा समय बीत चुका है। लीसा ने फिर से हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ने लगी। थोड़ी दूर जाने पर उसे रास्ते में एक लाश दिखाई दी। उस लाश के हाथ पर वैसी ही चमकदार चीज बंधी थी जैसे लीसा के हाथ पर बंधी थी। उसका शरीर ऐसा था मानो उसे जिंदा ही आग में भून दिया गया हो। सड़ांध की बदबू से पूरी सुरंग भरी हुई थी। ऐसी जगह पर जहां इंसान खड़ा भी ना हो सके, वहां किसी की इतनी भयानक मौत देखकर लीसा का दिल दहल गया। लेकिन उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई। उसने सांस रोककर उस लाश के सड़े गले अंगों को अपने रास्ते से हटाया और आगे बढ़ने लगी। अब उसके पास सिर्फ 2 मिनट का समय बचा था। वो और तेजी से रेंगने लगी। तभी एक लोहे की ग्रिड ने उसका रास्ता रोक लिया। साथ ही सुरंग की दीवार से ढेर सारे हीटिंग ट्यूब्स निकलकर बाहर आने लगे। लीसा समझ गई कि जल्द ही उसकी भी हालत उस लाश की तरह हो जाएगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी उसके पीछे दीवार का एक छोटा सा हिस्सा खुल गया। लीसा पीछे की ओर रेंगती हुई उसमें घुस गई। अगले ही पल एक कांच का दरवाजा उस हिस्से को बंद कर गया। जैसे उसकी घड़ी का टाइमर 0 तक पहुंचा, उन हीटिंग ट्यूब से आग का सैलाब निकलने लगा। देखते ही देखते पूरी सुरंग आग की लपटों से भर गई। उस चैम्बर में बंद होने की वजह से लीसा की जान बच गई। कुछ देर बाद वो हीटिंग ट्यूब्स दीवारों के पास चली गई और चैम्बर का दरवाजा भी खुल गया। लेकिन जो भी कुछ अभी हुआ था उससे लीसा इतनी डर गई थी कि वो उस चैम्बर से बाहर नहीं निकलना चाहती थी। फिर भी चैम्बर की दीवार ने उसे बाहर की ओर धकेल दिया और वो फिर से सुरंग से जुड़ गई। जैसे ही लीसा बाहर आई, सुरंग का ऊपरी हिस्सा नीचे आने लगा। अब उसके पास वहां से निकलने का वक्त भी नहीं था। डर के मारे लीसा ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन वो दीवार उसके पेट तक आकर रुक गई। अब लीसा की हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी थी। वो वहीं लेटकर रोने लगी। तभी उसकी घड़ी पर फिर से 11 मिनट का काउंटडाउन शुरू हो गया। ये जानकर कि अब फिर से आग का सैलाब आएगा, लीसा की घबराहट और ज्यादा बढ़ गई। लेकिन तभी वो लोहे की ग्रिड हट गई। लीसा ने अपनी जान बचाने के लिए पीठ के बल अपने हाथों के सहारे घसीटते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। थोड़ी दूर ऐसे ही रेंगने के बाद सुरंग खत्म हो गई और उसके सामने एक पानी का टैंक आ गया। उस ठंडे पानी का स्पर्श पाकर लीसा को थोड़ी देर के लिए राहत मिली। ना जाने कितने समय से उसने पानी नहीं पिया था। उसने पीठ के बल बस लेटे लेटे उस पानी से अपनी प्यास बुझाई। तभी उसके हाथों में टाइमर फिर से बजा। लीसा समझ गई कि अब उसे पानी के अंदर से ही रास्ता तय करना होगा, लेकिन अब तक उसे कम से कम सांस लेने तक की तो आजादी थी। लेकिन पानी में डूबकर मरने का ख्याल ही उसके दिल को जोर जोर से धड़का रहा था। उसने खुद को संभाला, एक गहरी सांस ली और पानी में कूद पड़ी। वो सुरंग का पीछा करते हुए पानी में आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसे ना तो सुरंग का छोर दिख रहा था और ना ही बाहर निकलने का कोई रास्ता। लेकिन तभी सुरंग में एक दरवाजा खुल गया और लीसा उससे फिर से सुरंग के अंदर आ गई। उसने अभी राहत की सांस ली ही थी कि तभी ऊपर से एक और दरवाजा खुल गया और पानी की तेज बौछार सुरंग से आने लगी। उस बौछार के साथ एक लाश भी बहकर नीचे आ गिरी। डर के मारे लीसा के लिए पानी में सांस रोकना और भी मुश्किल हो गया। उसने किसी तरह एक गहरी सांस ली और उस बौछार वाले दरवाजे से बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही उसने जोर जोर से सांसें ली और आगे का रास्ता तय करने लगी। लेकिन भारी थकान की वजह से उसकी आंखें बीच रास्ते में ही बंद होने लगी। तभी अचानक उसके कानों में किसी के चीखने की आवाज गूंज उठी। वहां कोई और भी था।
जो लीसा को चिल्लाकर अपने पास बुला रहा था। उस आवाज ने लीसा के अंदर बचने की एक नई उम्मीद जगा दी। वो जल्दी उस आवाज का पीछा करने लगी। अचानक उसके ठीक नीचे एक दरवाजा खुल गया जिसमें खौलता हुआ तेजाब भरा था। लीसा उसमें गिरने से बाल बाल बची। वो तेजाब इतना खतरनाक था कि किसी भी चीज को एक पल में गला देता, लेकिन उस इंसानी आवाज ने लीसा में नई जान फूंक दी थी। वो अपने हाथों और पैरों के कोनों को टिकाकर दीवार के कोनों पर चढ़कर उसे पार करने की कोशिश करने लगी। वो गड्ढा बस पार करने ही वाली थी कि तभी उसका घुटना तेजाब को छू गया। दर्द से उसकी चीख निकल पड़ी। खुशकिस्मती से उसके सूट ने उसका घुटना गलने से बचा दिया, लेकिन उसके घुटने पर फिर भी एक गहरा जख्म बन गया। दर्द से तड़प रही लीसा को फिर से वो आवाज सुनाई दी। वो मदद की गुहार कर रही थी। लीसा अपना दर्द भूलकर उस आवाज का पीछा करने लगी और आखिरकार एक लोहे की ग्रिड के पास जा पहुंची। वहां से कुछ दूरी पर एक और ग्रिड थी जिसके पीछे एक आदमी था। उसके बड़े बड़े बाल और घनी दाढ़ी में उसका चेहरा छुपा हुआ था। उसने भी लीसा की तरह एक सूट पहना था जो अब बहुत गंदा हो चुका था। उसकी हालत देखकर लीसा समझ गई कि वह आदमी उससे भी पहले से इस भूल भुलैया में फंसा हुआ था। काफी समय से इस सुरंग में फंसे होने की वजह से उसकी दिमागी हालत खराब हो चुकी थी। वो पागलों की तरह मदद के लिए चिल्ला रहा था। लीसा ने उसे दिलासा देना शुरू किया कि वो उसकी मदद करेगी और अगर वो उसका साथ दे तो दोनों जल्दी ही इस भूल भुलैया से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन ये सुनकर वो पागल आदमी लीसा की मदद करने की बजाय उसे गालियां देने लगा। वो पागलों की तरह बड़बड़ाने लगा कि वो जल्दी ही वापस आएंगे और उन दोनों को मार डालेंगे। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। लीसा उससे पूछना चाहती थी कि वे लोग कौन हैं जो उन्हें मारना चाहते हैं, लेकिन तभी उनकी घड़ी पर 60 सेकंड का काउंटडाउन शुरू हो गया। साथ ही उन हीटिंग ट्यूब्स ने फिर से सुरंग की दीवारों से बाहर निकलना शुरू कर दिया। इस बार बचने के लिए जो चैम्बर था वो लीसा और उस आदमी के ठीक बीचों बीच खुल गया था, लेकिन उस चैम्बर में सिर्फ एक ही इंसान के छुपने की जगह थी। अब या तो वो आदमी बचेगा या लीसा। अगले ही पल वो लोहे की ग्रिड हीट होना शुरू हो गई और दोनों उस चैम्बर की ओर भागने लगे। दोनों एक साथ चैम्बर तक पहुंचे। फिर उनके बीच जोरदार झड़प शुरू हो गई। कभी लीसा का पलड़ा भारी पड़ रहा था तो कभी उस आदमी का, लेकिन आखिर में लीसा ने उस आदमी पर लातों की बरसात कर दी और उसे चैम्बर से बाहर धकेल दिया। वो आदमी अब भी लीसा को बाहर खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी लीसा ने उस चैम्बर के दरवाजे को अपने पैरों से दबोच लिया। सेकंड खत्म होते ही चैम्बर का दरवाजा बंद हो गया और उस दरवाजे ने उस आदमी का हाथ काटकर अलग कर दिया। वो भयानक दर्द से चिल्ला उठा। तभी लीसा की नजर उसके कटे हुए हाथ पर पड़ी जिस पर एक क्रॉस का टैटू बना हुआ था। उस टैटू को देखकर लीसा को ये समझने में 1 मिनट भी नहीं लगा कि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि वही सीरियल किलर एडम था जिसने उसे गाड़ी में बेहोश किया था। पहले तो लीसा को लग रहा था कि शायद एडम ने उसे यहाँ पर कैद कर रखा है, लेकिन अब तो वो खुद ही मौत के मुंह में था। ये बात लीसा को हैरत में डाल गई। इतने में ही लीसा की घड़ी पर 11 मिनट का समय पूरा हो गया। उन हीटिंग ट्यूब से निकलने वाली भीषण आग ने कुछ ही सेकंड्स में एडम को जिंदा भून कर रख दिया। एडम की ऐसी भयानक मौत देखकर लीसा का जैसा कलेजा ही फट गया। वो डर के मारे वहीं बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब वो होश में आई तो वो छटपटाते हुए एक कोने में जा बैठी। तभी उस चैम्बर का एक हिस्सा खुल गया और उनमें से एक सड़ी गली खोपड़ी अंदर दाखिल हुई। उस खोपड़ी का आधा हिस्सा मशीन से बना हुआ था। उस भयानक जीव को देखकर लीसा डर से थर-थर कांपने लगी, लेकिन उस जीव ने लीसा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसने उसके तेजाब से जले हुए घुटनों को ठीक कर दिया और उसके घाव को मिनटों में ही भर दिया। लीसा ने उससे पूछा, तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? जवाब में उस जीव ने अपनों से एक केबल जैसा पाइप निकाला और उसे लीसा के सूट में बने छेद में कनेक्ट कर दिया। जैसे ही वो केबल कनेक्ट हुई, लीसा को वो सारी घटनाएं याद आने लगी जो उसके साथ यहाँ पहुँचने से पहले हुई थी। उसे याद आया कि जब वो एडम के साथ गाड़ी में थी और उसे एडम की सच्चाई पता चली थी तो दोनों के बीच झड़प हुई। उस झड़प में एडम ने लीसा पर चाकू से वार किया और उसे मारकर गाड़ी से बाहर फेंक दिया। उसी पल जब लीसा खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी, उसे आसमान से एक सफेद रोशनी अपनी ओर आती हुई दिखाई दी। इसके बाद लीसा वापस वर्तमान में आ गई। इन सारी घटनाओं से उसे एक बात तो समझ आ गई थी कि इन प्राणियों ने ही उस खूंखार एडम से उसकी जान बचाई थी और उसे यहाँ ले आए। लेकिन उसे यहाँ क्यों लाए थे ये बताए बिना ही वो जीव वहां से निकल गया। लीसा अब फिर से आगे का रास्ता तय करने के लिए चैम्बर से बाहर निकली। इसके साथ ही चैम्बर की दीवार फिर से सुरंग से जुड़ने लगी। तभी लीसा को एडम के कटे हुए हाथ पर टाइमर के नीचे कुछ सिंबल्स दिखाई दिए। उनमें पहले डायमंड, फिर क्रॉस, फिर डायमंड के निशान बने हुए थे। लीसा उन सिंबल्स का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी कि तभी एक घूमता हुआ पंखा उसकी ओर आने लगा।
उससे बचने के लिए लीसा पीछे हटी और एक छेद से ऊपर सुरंग में चली गई। लेकिन उसकी मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी। उसकी घड़ी पर फिर से टाइमर शुरू हो गया। तभी उसे सुरंग के ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज एक जगह पर जाकर रुक गई। उसी जगह पर सुरंग का ढक्कन खुला और एक भयानक जीव ने सुरंग में प्रवेश किया। उस जीव का शरीर बुरी तरह से जला हुआ था और उसकी आंखें सफेद पत्थर की तरह चमक रही थी। लीसा की नजर उसके कटे हुए हाथ पर गई। उसका कटा हुआ हाथ देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह जीव कोई और नहीं बल्कि एडम ही था, जो जलने के बाद एक राक्षस में बदल चुका था। अब वो लीसा की जान के पीछे पड़ने वाला था। एडम की आंखें जल चुकी थी, इसलिए वो लीसा को देख तो नहीं सकता था लेकिन सुन जरूर सकता था। लीसा ने अपनी सांसों की आहट को भी रोक लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। लेकिन बदकिस्मती से उसकी घड़ी फर्श से टकराई और हल्की सी आवाज से एडम सतर्क हो गया। वो अपनी पूरी ताकत से लीसा का पीछा करने लगा। लीसा जैसे तैसे उससे बचकर भागने लगी। वो बस उसके हाथों में आने ही वाली थी कि तभी एक पतली सी सुरंग से वो उस पार चली गई। वो सुरंग इतनी संकरी थी कि एडम उसे पार नहीं कर सकता था और वो लीसा का पीछा छोड़कर वापस चला गया। लेकिन लीसा की घड़ी पर समय तेजी से बीत रहा था। उसे वहां रुककर सांस लेने तक का मौका भी नहीं दे रहा था। वो रेंगते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंची जहां उसके सामने दो रास्ते थे। उसे एडम की कलाई पर बने सिंबल्स डायमंड क्रॉस डायमंड याद आए, लेकिन उन सिंबल्स का कोई मतलब समझ नहीं आ रहा था। आखिरकार उसने अंदाजे से बाईं ओर वाली सुरंग चुनी और उसके अंदर चली गई। थोड़ी दूर जाते ही उसे छोटी लड़की के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज सुनकर लीसा के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि वो आवाज उसकी मरी हुई बेटी नीना की थी। लीसा तेजी से रेंगते हुए उस सुरंग से बाहर निकल आई। बाहर एक कमरा था जिसके चारों ओर कांच की दीवार थे। उन दीवारों पर लीसा को उसके पैदा होने से लेकर उसकी बेटी के जन्म देने तक की सारी यादें चलती हुई दिखाई दे रही थी। उसने वहां से ये भी देखा कि कैसे उसकी बेटी गेंद खेलते वक्त गेंद को वापस लेने के चक्कर में छत से गिरकर मर गई। अपनी बेटी की मौत को याद करके लीसा की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसके आंसू अभी थमे भी नहीं थे कि तभी एक नई मुसीबत उसके गले पड़ने वाली थी। वो शैतान एडम फिर से उसके पीछे आ गया था। एडम उसे बस पकड़ने ही वाला था कि लीसा सामने वाली सुरंग में घुस गई, लेकिन इस बार वो शैतान उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। इसी बीच लीसा के सामने एक और बड़ी मुसीबत आ गई। रास्ते में लोहे के कांटेदार तार लगे हुए थे, लेकिन तभी उसकी नजर सुरंग के छोर पर गई जहां नीला आसमान साफ दिखाई दे रहा था। अपनी आजादी को इतना करीब से देखकर लीसा में नई उम्मीद जाग उठी। अब उसकी घड़ी पर सिर्फ 60 सेकंड बचे थे। अगले ही पल हीटिंग ट्यूब्स भी दीवारों से बाहर निकल आए, जो 60 सेकंड खत्म होते ही आग उगलने वाले थे। लीसा बिना वक्त गवाए उन कांटों के नीचे से जाने लगी। वो लोहे के कांटे उसके शरीर की हड्डियों तक को चीर रहे थे। हर जख्म के साथ लीसा के मुंह से दर्दनाक चीख निकल रही थी, लेकिन वो अपनी नजरें उस खुले आसमान पर टिकाए हुए एक एक इंच आगे बढ़ रही थी। तभी पीछे की ओर एक और चैम्बर खुला जिसमें एडम झट से जाकर छुप गया। अब किसी भी पल आग का सैलाब लीसा को भस्म करने वाला था। खून से लथपथ लीसा उन कांटों से बाहर निकल आई, लेकिन भारी मात्रा में खून बह जाने की वजह से उस पर कमजोरी छा रही थी। अब तो उंगली उठाना भी उसके लिए नामुमकिन हो गया था। तभी 60 सेकंड खत्म हो गए और अगले ही पल आग बरसना शुरू हो गई। लेकिन इससे पहले कि वो आग लीसा को अपनी चपेट में लेती, उससे ठीक नीचे एक द्वार खुल गया। वो उसमें गिरकर एक चैम्बर में जा पहुंची। थोड़ी देर बाद जब लीसा की आंख खुली तो सामने का दृश्य देखकर वो बहुत चक्की हो गई। वो वापस उसी चैम्बर में थी जहां से उसने अपनी यह खतरनाक यात्रा शुरू की थी। लीसा पूरी तरह हताश हो गई थी। उसने दीवार पर वो डायमंड क्रॉस डायमंड के सिंबल्स बनाए जो उसने एडम के हाथ पर देखे थे। निराशा में वो वहीं गिर पड़ी। तभी वो खोपड़ी वाला जीव फिर से उसके पास आया और उसके घावों की मरहम पट्टी करने लगा। लीसा ने उसे रोक दिया और कहा कि अब वो और नहीं लड़ सकती, वो बस मरना चाहती है। उस जीव ने लीसा की बात मान ली। उसके मुंह से एक इंजेक्शन निकाला और लीसा की ओर बढ़ाने लगा। तभी लीसा की नजर फिर से उन डायमंड क्रॉस डायमंड वाले सिंबल्स पर पड़ी। इस बार उसने गौर किया कि वो सिंबल्स बीच बीच में मिट जाने की वजह से तीर की तरह दिख रहे थे। उसे समझ आया कि ये डायमंड और क्रॉस नहीं बल्कि 6 अलग अलग तीर थे जो एक दूसरे से जुड़े होने की वजह से डायमंड और क्रॉस जैसे दिख रहे थे। असल में वो रास्ते के सिंबल्स थे। हो सकता है कि ये तीर रास्ते में आने वाली 2 सुरंगों में से सही सुरंग की ओर इशारा करते हों। पहला तीर बाईं ओर मुड़ा हुआ था, यानी पहली 2 सुरंगों में से उसे बाईं वाली सुरंग चुननी थी।
दूसरा तीर दाईं ओर मुड़ा था, यानी पहली सुरंग पार करने के बाद जब फिर से उसे 2 सुरंग दिखेंगी तो दाएं वाली सुरंग चुननी होगी उसे। लिसा को लगा कि उसकी घड़ी के नीचे भी ऐसे ही सिंबल्स होंगे जो उसे बाहर निकलने का रास्ता दिखाएंगे, लेकिन पहले उसे इस घड़ी को अपनी कलाई से अलग करने के लिए तरीका ढूंढना होगा। ये समझते ही लिसा ने उस चीज से अपने घावों को ठीक करने के लिए कहा। जैसे उसके घावों की मरहम पट्टी हुई, वो एक नई उम्मीद के साथ फिर से उन सुरंगों की भूल भुलैया में निकल पड़ी। वो इन सुरंगों से पहले भी गुजर चुकी थी। इस बार वो बिना रुके तेजी से उन्हें पार करती हुई आगे चली गई। आखिरकार वो उस तेजाब से भरे गड्ढे के पास जा पहुंची। वहां उसने अपनी घड़ी को तेजाब में जलाकर अपनी कलाई से अलग कर दिया। उसकी कलाई पर भी वैसे ही सिंबल्स थे जैसे एडम के हाथ पर थे, बस उनका क्रम थोड़ा अलग था। लिसा उस जली हुई घड़ी को अपने हाथों में लिए आगे बढ़ने लगी। वो उस जगह पर पहुंची जहां उसे 2 सुरंगों में से एक चुननी थी। पिछली बार उसने बाईं वाली सुरंग चुनी थी, लेकिन सिंबल्स के मुताबिक सही सुरंग दाईं वाली थी, इसीलिए वो दाईं वाली सुरंग में चली गई। वहां से आगे बढ़ते हुए उसे 2 और सुरंगें मिली जिनमें सही सुरंग बाईं वाली थी। इसी तरह लिसा अपनी कलाई पर बने निशानों की मदद से वो एक और सुरंग में घुसने की कोशिश कर रही थी कि तभी एक बार फिर से एडम उसके पीछे पड़ गया। उस सुरंग को पार करने के बाद उसे फिर से 2 सुरंग मिली। लिसा ने चालाकी दिखाई और एडम को गुमराह करने के लिए अपनी घड़ी एक सुरंग में फेंक दी और खुद दूसरी सुरंग में छुपकर बैठ गई। एडम उस घड़ी की आवाज का पीछा करते हुए दूसरी सुरंग में घुस गया, लेकिन जब लिसा ने अपनी कलाई पर बने सिंबल्स चेक किए तो उसे पता चला कि जिस सुरंग में उसने एडम को भेजा था वही सही सुरंग थी। ये जानकर लिसा खौफ में भर गई, लेकिन वो सहमी सहमी उसी सुरंग में आगे बढ़ने लगी जिसमें एडम गया था। उस सुरंग के अंत में एक पर्दा लगा था जो मांसपेशियों से बना हुआ लग रहा था। लिसा उस पर्दे को फाड़कर दूसरी ओर पहुंची। वहां का दृश्य देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वो जगह पूरी तरह मांसपेशियों से बनी थी और किसी स्त्री के गर्भाशय की तरह दिख रही थी। लिसा उन दीवारों को छूकर उन्हें महसूस करने लगी। तभी एक 3 उंगलियों वाला विशाल हाथ उस दीवार को छूने लगा। लिसा घबराकर पीछे हट गई। अचानक ही कई सारे 3 उंगलियों वाले विशाल जीवों ने उस गर्भाशय को घेर लिया। लिसा समझ गई कि यही वो एलियंस थे जो उसे यहाँ लाए थे, लेकिन अब तक उसे यह अंदाजा हो चुका था कि ये एलियंस उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। उनमें से एक एलियन ने उस गर्भाशय की लचीली दीवारों से अपना सिर अंदर डाला और बड़े कौतूहल से लिसा को निहारने लगा। लिसा ने बिना डरे उससे प्यार जताया। इसके बाद वो एलियन एक तरफ चला गया। लिसा भी उसका पीछा करते हुए उस गर्भाशय से दूसरे पर्दे से बाहर निकल आई, लेकिन जब वो बाहर निकली तो सामने का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप गई। उसके सामने एक और ऐसा ही गर्भाशय था जिसके अंदर उसकी घड़ी गिरी हुई थी और उस गर्भाशय के दूसरे दरवाजे पर एडम खड़ा था। लिसा चुपके से उस घड़ी को उठाने लगी। उसने घड़ी उठा भी ली, लेकिन तभी घड़ी में 60 सेकंड बचे होने का अलार्म बजा। उसकी आवाज से एडम हरकत में आ गया और फिर से लिसा का पीछा करने लगा। लिसा उस दिशा में भागने लगी जिधर से वो आई थी। उस वक्त उसकी घड़ी में 60 सेकंड का काउंटडाउन शुरू हो चुका था और सुरंग से हीटिंग ट्यूब भी निकल आए थे। साथ ही एक बचाव चैम्बर भी खुल गया था। लिसा तेजी से भागकर उस चैम्बर में घुस गई। एडम भी चैम्बर के बाहर आ गया था, लेकिन अब आग के सैलाब में जलने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं था। लिसा ने उसे चिढ़ाने के लिए मिडिल फिंगर दिखाई, लेकिन बदकिस्मती से इस बार हीटिंग ट्यूब आग बरसाए बिना ही अंदर चले गए। चैम्बर का दरवाजा भी खुल गया और अगले ही पल वो दरिंदा एडम लिसा पर टूट पड़ा, लेकिन लिसा ने भी हिम्मत नहीं हारी। उसने उस शैतान के सिर को अपने पैरों से दबाना शुरू किया। चैम्बर का दरवाजा बंद हो रहा था और उस दरवाजे के प्रेशर की बदौलत लिसा ने एडम के शरीर को टमाटर की तरफ पिचकाकर फोड़ डाला। आखिरकार उस शैतान का हमेशा के लिए अंत हो गया। लिसा फिर से अपने रास्ते पर आगे बढ़ गई। उसे फिर से 2 रास्ते मिले। उसकी कलाई पर बने सिंबल्स के मुताबिक उसे दाईं वाली सुरंग में जाना था और ये इस भूल भुलैया की आखिरी सुरंग थी। लेकिन तभी बाईं वाली सुरंग से एक लड़की बाहर आई। उसे देखकर लिसा बहुत ज्यादा भावुक हो गई और फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं, उसकी बेटी नीना थी। नीना के मरने के बाद से लिसा ने जैसे जीना ही छोड़ दिया था। उसकी बस यही ख्वाहिश थी कि वो किसी तरह बस नीना से मिल पाए, और आज उसकी वो ख्वाहिश पूरी हो गई थी। नीना ने लिसा के आंसू पोंछे और कहा, अब से हम दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। लिसा ने भी हामी भरी, लेकिन तभी उसकी घड़ी पर समय कम होने का अलार्म बज उठा। ये देखकर लिसा चिंतित हो गई। नीना ने उससे कहा, अब तुम्हें इस अलार्म की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अब से हम दोनों यहीं साथ रहेंगे। इतना कहकर नीना उसे बाईं वाली सुरंग में ले जाने लगी, लेकिन लिसा ने उसे बीच रास्ते में रोक लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, नीना, मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहती, लेकिन सच तो ये है कि तुम पहले ही मर चुकी हो और मेरी मंजिल दूसरी सुरंग में है। इतना कहकर लिसा वहां से जाने लगी।
पीछे से नीना उसे पुकारती रही, लेकिन लीसा ने दिल पर पत्थर रखकर उस दाएं वाली सुरंग में प्रवेश किया। बाहर निकलते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। तभी नीना फिर से बाहर प्रकट हुई। उसने लीसा को गले लगाया और कहा, माँ, मुझे तुम पर गर्व है। इतना कहकर वो गायब हो गई। लीसा ने उस दुख को, जिसे उसने इतने दिनों तक अपने दिल में दबाए रखा था, अब छोड़ दिया। उसने अपनी बेटी की यादों में घुट घुट कर जीने की बजाय जिंदगी को चुना। इसके बाद लीसा ने बिना वक्त गवाए दाईं वाली सुरंग में प्रवेश किया। वहां उसे सुरंग के अंत में खुला आसमान दिख रहा था। वो खुशी खुशी तेजी में आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी उसके रास्ते में 3 लोहे की आरी आ गई जो लगातार ऊपर नीचे हो रही थी। उन्हें पार करने का मतलब था अपने शरीर के टुकड़े करवाना, लेकिन आजादी को इतना करीब देखकर लीसा हार कैसे मानती। उसने गौर किया कि पहली आरी हर 4 सेकंड में एक बार नीचे आ रही थी। उसने आरी को ऊपर जाने दिया और 4 सेकंड पूरा होने से पहले झट से उस पार चली गई। 1 सेकंड की देरी और उसका पैर उसके शरीर से अलग हो जाता। उसी तरह दूसरी आरी 3 सेकंड में नीचे आ रही थी। लीसा ने हिम्मत दिखाते हुए उसे भी पार कर लिया, लेकिन तीसरी आरी हर 2 सेकंड में नीचे आ रही थी। उसे पार करना लीसा के लिए लगभग नामुमकिन था। फिर भी आजादी की चाह में उसने उसे पार करने की पूरी कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से उसका पैर उस आरी के बीच आ गया और कट गया। लीसा के दर्दनाक चीखें पूरी सुरंग में गूंज उठी, लेकिन उसने इस आखिरी मुसीबत को भी पार कर लिया था। वो अपने दर्द को सहन करते हुए आखिरकार उस सुरंग के छोर पर जा पहुंची। वहां उसे खुला आसमान नजर आ रहा था, लेकिन जैसे उसने अपना हाथ बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ाया, उसका हाथ एक स्क्रीन से टकराया जिस पर खुले आसमान का वीडियो चल रहा था। ये देखकर लीसा का धैर्य टूट गया। वो पागलों की तरह बड़बड़ाने लगी, मैंने वो सब कुछ किया जो मुझे करने को कहा गया, फिर भी मैं यहाँ तक पहुंची। मेरे बचने का कोई चांस नहीं था, लेकिन मैंने कर दिखाया। मैं इसके अंत तक आ पहुंची। तभी सुरंग से हीटिंग ट्यूब्स फिर से निकल आई। लीसा ने अपनी बाहें फैलाई और मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन वो हीटिंग ट्यूब उसे जलाए बिना ही वापस सुरंग में चली गई। लीसा हैरान थी। तभी सुरंग का ऊपरी हिस्सा खुल गया और एक तेज रोशनी से उसका शरीर नहा गया। उसका शरीर अपने आप हवा में उड़ने लगा और उस रोशनी में समा गया। थोड़ी देर बाद जब लीसा की आंखें खुली तो उसने खुद को एक झरने के किनारे पाया। उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई और तो और उसके सारे जख्म भी ठीक हो गए। तभी अचानक नीना वहां प्रकट हो गई। उसे देखकर लीसा को अब जरा भी हैरानी नहीं हुई। उसने नीना को पूछा, क्या मैं मर चुकी हूँ? नीना ने जवाब दिया, तुम्हारा शरीर एक बार नहीं बल्कि अब तक कई बार मर चुका है, लेकिन अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम अब यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हो। लीसा ने फिर पूछा, लेकिन मुझे यहाँ करना क्या होगा? नीना ने कहा, तुम्हें यहाँ बस जिंदगी को जीना है। ये सुनकर लीसा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान खिल उठी। फिल्म के अंत में दिखाया गया कि जिस जगह पर लीसा अब मौजूद थी वो पृथ्वी नहीं थी, वो कोई और ही जगह थी जो किसी स्वर्ग की तरह खूबसूरत थी। दरअसल लीसा को किसी एलियन ने किडनैप नहीं किया था, बल्कि वो एडम के साथ हुई हाथापाई में चाकू लगने की वजह से मर गई थी और मरने के बाद वो नरक में पहुंच गई थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये फिल्म पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।